स्टोरी। एवरी वॉरियर हैज अ मिशन और हर स्टूडेंट का एक ड्रीम होता है, नेट JRF क्वालिफाई करना। बट रिमेंबर, नॉलेज इज पावर एंड पावर नीड्स डायरेक्शन। नमस्कार, इकोनॉमिक्स मास्टर चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ हम इकोनॉमिक्स को सिर्फ पढ़ते नहीं, समझते, एनालाइज करते और मास्टर करते हैं। इस चैनल पर हम UGC नेट इकोनॉमिक्स सिलेबस, टॉपिक वाइज लेक्चर्स, PYQ एनालिसिस, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी प्लस शॉर्ट नोट्स का कंप्लीट रोड मैप कवर करेंगे। आज हम शुरू कर रहे हैं वो जर्नी जो आपको नेट क्वालिफायर से JRF विनर बनाएगी। UGC नेट इकोनॉमिक्स के पूरे सिलेबस की यूनिट बाय यूनिट, टॉपिक बाय टॉपिक विस्तार से डिस्कशन। नॉट जस्ट टू स्टडी बट टू कॉन्कर। लेट्स बिगिन। नमस्कार, आज हम UGC नेट JRF अर्थशास्त्र के सिलेबस और इसकी तैयारी से जुड़े कुछ स्रोतों पर एक तरह से गहराई से बात कर रहे हैं। हाँ। ये उन सभी के लिए है जो इस परीक्षा की तैयारी में लगे हैं या फिर ये समझना चाहते हैं कि अर्थशास्त्र की दुनिया में क्या जरूरी माना जाता है। बिल्कुल। हमारे पास कुछ परीक्षा गाइड, एनालिसिस और नोट्स हैं और हमारा मकसद है इनमें से सबसे काम की बातें निकालकर सामने रखना। बिल्कुल। और इन स्रोतों को देखकर एक बात तो साफ है, ये परीक्षा सिर्फ रटने वाली नहीं है। अच्छा? हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट्स की गहरी समझ चाहिए, एनालिसिस करने की काबिलियत और वो जो गणितीय सांख्यिकी तरीके हैं ना, उनको इस्तेमाल करने का हुनर परखा जाता है। तो चलिए देखते हैं ये स्रोत सिलेबस और तैयारी पर क्या खास नुक्ते बताते हैं। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं परीक्षा के पैटर्न से। ये तो शायद ज्यादातर तैयारी करने वालों को पता ही होगा। हाँ, वही 2 पेपर हैं, पेपर 1 जनरल और पेपर 2 अर्थशास्त्र। कुल 3 घंटे और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं। ये तो सभी गाइडों में लिखा है। सही बात है। लेकिन एक खास बात जो एक एनालिसिस में दिखी वो ये कि टाइम मैनेजमेंट यहाँ बहुत अहम हो जाता है। हाँ, क्योंकि दोनों पेपर एक साथ होते हैं बिना किसी ब्रेक के। वही। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि बस अंदाजा लगा दें। हाँ, क्योंकि कट ऑफ। हाँ, स्रोत बताते हैं कि कट ऑफ अक्सर ऊंची रहती है, तो सटीकता वो बहुत जरूरी है। समझ गई। अब आते हैं पेपर 2 पर, यानी अर्थशास्त्र। सिलेबस 10 यूनिट्स में बटा है। काफी बड़ा है ये तो। हाँ, काफी फैला हुआ है, लेकिन स्रोत ये भी बताते हैं कि कुछ यूनिट्स का वजन, मतलब उनका महत्व, दूसरों से ज्यादा है। अच्छा, तो कहाँ से शुरू करना चाहिए? क्या स्रोत किसी खास यूनिट पर सबसे ज्यादा जोर देते हैं? देखिए, स्रोत साफ तौर पर कहते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 1 और समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2, ये तो एकदम नींव हैं। फाउंडेशन। इनके बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। व्यष्टि में उपभोक्ता व्यवहार, उत्पादन और लागत के सिद्धांत, ये सब तो हैं ही। हाँ। लेकिन एक गाइड खास तौर पर अनिश्चितता में निर्णय लेना, मतलब डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, और गेम थ्योरी पर ध्यान देने को कहती है। गेम थ्योरी, ये सुनने में तो इंटरेस्टिंग है। क्या स्रोत बताते हैं कि इसमें कैसे सवाल आते हैं? हाँ, कुछ अंदाजा मिलता है। स्रोत इशारा करते हैं कि गेम थ्योरी में कोऑपरेटिव गेम से ज्यादा सवाल नॉन कोऑपरेटिव गेम से बनते हैं। नॉन कोऑपरेटिव? हाँ, खासकर नैश इक्विलिब्रियम के एप्लीकेशन पर, मतलब ऐसी स्थितियां जहां लोग या फर्में एक दूसरे के एक्शन को देखकर अपना फैसला लेते हैं बिना किसी आपसी समझौते के। अच्छा। तो ये सिर्फ थ्योरी रटना नहीं है, इसके प्रैक्टिकल सवाल देखने को मिलते हैं। और व्यष्टि में ही बाजार संरचनाएं, मार्केट स्ट्रक्चर्स और कल्याणकारी अर्थशास्त्र, वेलफेयर इकोनॉमिक्स भी है। इनमें भी कोई खास बात मिली स्रोतों में? बाजार संरचनाओं में तो सब हैं, पूर्ण प्रतियोगिता से एकाधिकार तक। लेकिन एक लेख के एनालिसिस कहता है कि पिछले कुछ सालों में असम्मित सूचना, एसिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन से जुड़े सवाल बढ़े हैं। असम्मित सूचना जैसे? हाँ, जैसे वो स्थिति जब बाजार में एक पार्टी के पास दूसरे से ज्यादा जानकारी हो। मान लीजिए सेकंड हैंड कार बेचने वाला है, उसे गाड़ी की असलियत पता है पर खरीदार को नहीं। हाँ, बिल्कुल। इससे फिर एडवर्स सिलेक्शन और मॉरल हैजार्ड जैसी समस्याएं होती हैं, और स्रोत बताते हैं कि इनके प्रैक्टिकल उदाहरणों पर आधारित सवाल आ सकते हैं। ठीक है, तो व्यष्टि में कॉन्सेप्ट्स की गहराई और उनके एप्लीकेशन पर जोर है। अब मैक्रो इकोनॉमिक्स यूनिट 2 की बात करें। राष्ट्रीय आय रोजगार निर्धारण ISLM मॉडल, ये तो क्लासिक टॉपिक्स हैं। बिल्कुल क्लासिक हैं और बहुत महत्वपूर्ण भी। स्रोत बताते हैं कि ISLM मॉडल को सिर्फ ग्राफ जैसा नहीं देखना है। अच्छा। उसके पीछे के तर्क समझने हैं और मौद्रिक व राजकोषीय नीतियों का उस पर क्या असर होता है, ये समझना है। पॉलिसी इम्प्लीकेशंस? हाँ,
और एक गाइड में खासतौर पर रैशनल एक्सपेक्टेशंस हाइपोथेसिस का जिक्र है। ओके, रैशनल एक्सपेक्टेशंस। हाँ, ये कहता है कि लोग जो भी जानकारी उपलब्ध है उसका इस्तेमाल करके भविष्य का सही अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं। स्रोत बताते हैं कि इस सोच का नीति कितनी असरदार होगी, इस पर क्या असर पड़ता है, ये समझना जरूरी है। मतलब माइक्रो में भी सिर्फ पुराने मॉडल रटना काफी नहीं है, आधुनिक सोच और पॉलिसी पर उनका असर, ये सब समझना होगा। और मुद्रास्फीति और फिलिप्स वक्र, इन्फ्लेशन एंड फिलिप्स का हमेशा, ये तो हमेशा से ही जरूरी रहे हैं, लेकिन एक एनालिसिस कहता है कि आजकल फिलिप्स वक्र के शॉर्ट रन और लॉन्ग रन के फर्क पर और उम्मीदों मतलब एक्सपेक्टेशंस की भूमिका पर ज्यादा फोकस रहता है। सिर्फ ये याद रखना काफी नहीं कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी में उल्टा रिश्ता है, हाँ, बल्कि ये रिश्ता क्यों और कब बदलता है ये समझना अहम है। ये तो हुई थ्योरी की नींव की बात, लेकिन आपने शुरू में कहा था कि एनालिसिस और टूल्स पर भी जोर है, तो यहाँ पर सांख्यिकी और अर्थमिति मतलब स्टैटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक्स यूनिट 3 और गणितीय अर्थशास्त्र मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स यूनिट 4, इनका रोल आता होगा। बिल्कुल सही। और यहाँ स्रोत एक बहुत मजबूत इशारा दे रहे हैं, इन यूनिट्स को हल्के में नहीं लेना है। अच्छा, कई टॉपर्स के इंटरव्यूज का सार यही है कि यहाँ स्कोर करना रैंक में बड़ा फर्क डाल देता है। यूनिट 3 सांख्यिकी और अर्थमिति ये खास तौर पे महत्वपूर्ण है। इसमें प्रोबेबिलिटी थ्योरी, सैम्पलिंग, हाइपोथेसिस टेस्टिंग ये सब तो है ही, हाँ, वो बेसिक स्टैटिस्टिक्स। पर असली खेल शुरू होता है लीनियर रिग्रेशन मॉडल से। लीनियर रिग्रेशन मॉडल और उसका वो ब्लू गुणधर्म, ये सुनने में बहुत टेक्निकल लगता है। क्या स्रोत इसे आसान बनाते हैं या इसके महत्व पर कुछ कहते हैं? हाँ, स्रोत बार बार ब्लू मतलब बेस्ट लीनियर अनबाइज्ड एस्टिमेटर का जिक्र करते हैं। आसान शब्दों में कहें तो जब हम डेटा से किसी आर्थिक रिश्ते का अंदाजा लगाते हैं, जैसे विज्ञापन खर्च का बिक्री पर क्या असर हुआ, तो ब्लू गुणधर्म ये पक्का करता है कि हमारा तरीका सबसे सटीक है और बिना किसी तरफ झुका हुआ मतलब अनबाइज्ड नतीजा दे रहा है, कम से कम जो डेटा और मान्यताएं हैं उनके आधार पर। अच्छा, स्रोत ये भी चेतावनी देते हैं कि सिर्फ R² देखकर खुश ना हो, मतलब मॉडल कितना फिट बैठ रहा है ये देखकर। हाँ, वो तो सब देखते हैं। हाँ, लेकिन मॉडल की जो बुनियादी मान्यताएं हैं, अजम्पशंस, उनकी जांच जरूर करें। और इसी यूनिट में आइडेंटिफिकेशन प्रॉब्लम, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल, टाइम सीरीज एनालिसिस जैसे और भी मुश्किल टॉपिक है। हाँ, और एक स्रोत है जो पिछले 5 सालों के पेपर्स का एनालिसिस करता है। वो कहता है कि इन एडवांस टॉपिक से सीधे थ्योरी कम, एप्लीकेशन या न्यूमेरिकल सवाल ज्यादा पूछने का ट्रेंड बढ़ा है। हाँ, न्यूमेरिकल। हाँ, खासकर टाइम सीरीज में स्टेशनरिटी और कोइंटीग्रेशन जैसे कॉन्सेप्ट्स की समझ जरूरी है। यह सब आर्थिक डेटा के एनालिसिस के लिए बहुत पावरफुल टूल्स हैं। तो अर्थमिति यानी इकोनोमेट्रिक्स पर खास ध्यान देना होगा। और गणितीय अर्थशास्त्र यूनिट 4, इसमें कैलकुलस है, लीनियर अलजेब्रा, ऑप्टिमाइजेशन। ये सिर्फ गणित की परीक्षा है या इसका अर्थशास्त्र से कनेक्शन है? नहीं, ये पूरी तरह अर्थशास्त्र से जुड़ा है। स्रोत इसे अर्थशास्त्र की भाषा कहते हैं। अच्छा, लैंग्वेज ऑफ इकोनॉमिक्स। हाँ, ये यूनिट सिखाती है कि कैसे आर्थिक सिद्धांतों को एकदम सटीक गणितीय मॉडल में ढाला जाए। ऑप्टिमाइजेशन इसका मूल है, जैसे उपभोक्ता अपनी संतुष्टि कैसे मैक्सिमाइज करे या फर्म अपना मुनाफा कैसे मैक्सिमाइज करे। हाँ, वो यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। बिल्कुल। इनपुट आउटपुट मॉडल और लीनियर प्रोग्रामिंग भी महत्वपूर्ण है। एक गाइड सलाह देती है कि यहाँ थ्योरी के साथ साथ गणितीय प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। समझ गई। तो हमने नींव यानी माइक्रो मैक्रो और औजारों यानी स्टैट्स, मैथ्स, इकोनॉमेट्रिक्स की बात की। अब आते हैं एप्लीकेशन वाले हिस्सों पर। अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स यूनिट 5 और सार्वजनिक अर्थशास्त्र, पब्लिक इकोनॉमिक्स यूनिट 6, ये भी सिलेबस में है। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय अर्थशास्त्र में व्यापार के सिद्धांत जैसे रिकॉर्डो, हेक्सचर, हीलिंग ये तो हैं ही। साथ में भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स और विनिमय दर, एक्सचेंज रेट, ये प्रमुख हैं। स्रोत बताते हैं कि भुगतान संतुलन के समायोजन के तरीके, एडजस्टमेंट मैकेनिज्म्स और विनिमय दर निर्धारण के अलग अलग मॉडल जैसे परचेजिंग पावर पैरिटी, इंटरेस्ट रेट पैरिटी, इनको समझना जरूरी है। और WTO। हाँ, WTO और रीजनल ट्रेड एग्रीमेंट से जुड़े जो आजकल के मुद्दे हैं वो भी जरूरी हैं। और सार्वजनिक अर्थशास्त्र, पब्लिक इकोनॉमिक्स यूनिट 6, इसमें मार्केट फेलियर, टैक्स, सरकारी खर्च जैसे मुद्दे आते हैं। बिल्कुल। यहाँ स्रोत बाह्यताओं, एक्सटर्नैलिटीज जैसे प्रदूषण और सार्वजनिक वस्तुओं, पब्लिक गुड्स जैसे नेशनल डिफेंस, इनके कॉन्सेप्ट्स पर जोर देते हैं। क्यों?
क्योंकि ये दिखाते हैं कि बाजार हमेशा कुशल क्यों नहीं होते, मतलब मार्केट फेलियर कहाँ होता है। अच्छा। टैक्स के मामले में सिर्फ प्रकार जानना काफी नहीं है, बल्कि कर भार, टैक्स इंसिडेंस यानी टैक्स का बोझ असल में किस पर पड़ता है। हाँ, ये जरूरी सवाल है। और टैक्स का कुशलता और समानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, यह समझना महत्वपूर्ण है। FRBM एक्ट का भी जिक्र कई स्रोतों में मिलता है, जो सरकारी खर्चों पर अनुशासन की बात करता है। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, ये सब तो काफी डिटेल्ड है। सिलेबस में कुछ और यूनिट्स भी हैं। मुद्रा और बैंकिंग यूनिट 7, समृद्धि और विकास यूनिट 8, पर्यावरण अर्थशास्त्र और जनसांख्यिकी यूनिट 9। क्या स्रोत इनके बारे में कुछ खास बताते हैं? शायद समय को देखते हुए हमें इन पर थोड़ा संक्षेप में बात करनी चाहिए। हाँ, सही कहा। स्रोत इन यूनिट्स को भी कवर करते हैं, लेकिन शायद उतना वजन नहीं देते जितना पहली कुछ यूनिट्स और भारतीय अर्थव्यवस्था को। अच्छा। तो संक्षेप में कहें तो मुद्रा और बैंकिंग में केंद्रीय बैंक जैसे RBI के काम और मौद्रिक नीति के उपकरण, रेपो रेट, CRR वगैरह, ये कैसे काम करते हैं, इस पर फोकस रहता है। पूंजी बाजार और उनका रेगुलेशन भी महत्वपूर्ण है। ठीक है। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट 8, समृद्धि और विकास। यहाँ ग्रोथ मॉडल्स जैसे सोलो मॉडल के साथ साथ मानव विकास सूचकांक HTI, गरीबी और असमानता के माप और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की अवधारणाएं अहम हैं। स्रोत विकास के इंडिकेटर्स की सीमाओं पर भी ध्यान दिलाते हैं। और यूनिट 9, एनवायरमेंटल इकोनॉमिक्स और डेमोग्राफी। हाँ, इसमें पर्यावरण से जुड़ी मार्केट फेलियर्स जैसे प्रदूषण का मूल्य कैसे तय हो और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पर जोर है। डेमोग्राफी में जनसांख्यिकीय लाभांश, डेमोग्राफिक डिविडेंड का कॉन्सेप्ट भारत के लिए खास तौर पर प्रासंगिक है, जैसा कि स्रोत बताते हैं। और आखिर में सबसे महत्वपूर्ण यूनिट्स में से एक, जैसा आपने इशारा किया था, यूनिट 10, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी। स्रोत इसे इतना खास क्यों मानते हैं? क्योंकि एक तो ये बाकी 9 यूनिट्स के सिद्धांतों को भारत के असली संदर्भ में लागू करती है। हाँ, एप्लीकेशन है। और दूसरा, ये सबसे ज्यादा डायनामिक यूनिट है। लगभग सभी स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि इस यूनिट के लिए सिर्फ किताबें पढ़ना काफी नहीं है। तो फिर क्या? हाल के इकोनॉमिक सर्वे, बजट, सरकारी योजनाएं, RBI की रिपोर्ट्स और जो भी बड़ी आर्थिक घटनाएं हो रही हैं, उनसे अपडेट रहना एकदम अनिवार्य है। मतलब करंट अफेयर्स। बिल्कुल। तो इसमें किस तरह के टॉपिक कवर होते हैं? इसमें भारत में विकास का पैटर्न, कृषि, उद्योग और सेवा क्षेत्र की चुनौतियां और नीतियां, गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, बैंकिंग और फाइनेंशियल सेक्टर के सुधार, केंद्र राज्य वित्तीय संबंध जिसमें वित्त आयोग की भूमिका शामिल है, भारत का विदेशी व्यापार और BOP, इंफ्रास्ट्रक्चर और PPP मॉडल जैसे कई विषय शामिल हैं। स्रोत साफ कहते हैं, इस यूनिट में अच्छे स्कोर के लिए समसामयिक ज्ञान मतलब करंट अफेयर्स बेहद जरूरी है। ये तो हुई पूरे सिलेबस की बात काफी विस्तार से। अब तैयारी के लिए स्रोतों से क्या खास सुझाव मिलते हैं? आपने कुछ तो बीच बीच में बताए हैं, जैसे जल्दी शुरू करना, बेसिक कॉन्सेप्ट्स पर ध्यान देना, प्रैक्टिस करना। हाँ, वो तो बुनियादी बातें हैं ही, लेकिन कुछ और नुक्ते भी हैं जो स्रोत उभारते हैं। जैसे? पहला, सिलेबस को डिकोड करना, मतलब सिर्फ टॉपिक लिस्ट न देखें, बल्कि समझें कि किस टॉपिक से किस तरह के सवाल बन सकते हैं, थ्योरी, न्यूमेरिकल या एप्लीकेशन। पिछले सालों के पेपर इसमें बहुत मदद करते हैं। हाँ, पैटर्न समझना। दूसरा, नोट्स बनाने का स्मार्ट तरीका। सिर्फ फैक्ट्स न लिखें, कॉन्सेप्ट्स के बीच कनेक्शन बनाएं, फ्लो चार्ट या माइंड मैप्स का इस्तेमाल करें। खासकर रिवीजन के लिए ये बहुत असरदार होता है। विजुअल एड्स। तीसरा, अर्थमेती और गणित से डरे नहीं। स्रोत मानते हैं कि कई छात्र इन यूनिट से घबराते हैं। हाँ, होता है। लेकिन इनमें महारत हासिल करना दूसरों से बढ़त दिला सकता है। नियमित अभ्यास और सही संसाधनों से इन पर पकड़ बनाई जा सकती है। और मॉक टेस्ट। हाँ, चौथा पॉइंट वही है, मॉक टेस्ट का सही इस्तेमाल। सिर्फ टेस्ट देना काफी नहीं है, उनका एनालिसिस करना ज्यादा जरूरी है। कहाँ गलतियां हो रही हैं, कौन से टॉपिक कमजोर हैं, टाइम मैनेजमेंट कैसा है, ये सब जानना जरूरी है। अपनी कमजोरियां पहचानना। बिल्कुल। और पांचवा, भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इंटीग्रेटेड अप्रोच। इसे अलग थलग यूनिट की तरह ना देखें। जो माइक्रो, मैक्रो, पब्लिक फाइनेंस वगैरह में पढ़ा है, उसे यहां लागू करें और करंट अफेयर्स को लगातार फॉलो करें। तो कुल मिलाकर ये एक चुनौतीपूर्ण परीक्षा जरूर है, लेकिन अगर व्यवस्थित तैयारी की जाए तो इसे पास किया जा सकता है। हाँ, हमने देखा कि कैसे सैद्धांतिक समझ, एनालिटिकल स्किल्स, क्वांटिटेटिव क्षमता और भारतीय अर्थव्यवस्था के करंट अफेयर्स का संतुलन बनाना जरूरी है। स्रोत सामग्री का निचोड़ यही लगता है कि गहराई और लगातार कोशिश ही सफलता की कुंजी है। फिर बिल्कुल।
और ये सिलेबस सिर्फ एक परीक्षा का खाका नहीं है, बल्कि ये आधुनिक अर्थशास्त्र का जो पूरा दायरा है उसकी एक झलक देता है। व्यष्टि और समष्टि की नींव पर खड़े होकर गणित और सांख्यिकी के औजारों का इस्तेमाल करते हुए असल दुनिया की समस्याओं का विश्लेषण करना, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो, सार्वजनिक नीति हो या भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियां, यही इसका सार है। यहाँ एक विचार छोड़कर जाते हैं। जब हम अर्थशास्त्र के इन जटिल मॉडल्स और सिद्धांतों को समझते हैं, चाहे वो बाजार की अदृश्य शक्तियों के बारे में हो या सरकारी दखल की भूमिका के बारे में या फिर विकास की राह के बारे में, तो क्या ये सिर्फ एक अकादमिक अभ्यास है या फिर ये दुनिया को, समाज को और यहाँ तक कि अपने खुद के आर्थिक फैसलों को देखने का एक नया, ज्यादा तर्कसंगत नजरिया भी देता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। और भविष्य की ओर देखें तो जिस तरह डेटा हर जगह बढ़ रहा है, क्या अर्थमिति और डेटा साइंस का मेल आर्थिक विश्लेषण को और भी शक्तिशाली नहीं बना देगा? शायद अगली पीढ़ी के अर्थशास्त्री सिर्फ सिद्धांतों पर ही नहीं बल्कि बड़े बड़े डेटा सेट्स के विश्लेषण में भी माहिर होंगे। ये परीक्षा शायद उसी भविष्य की तैयारी का एक पड़ाव है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद। उम्मीद है स्रोतों से निकाले गए ये नुक्ते आपकी तैयारी में या अर्थशास्त्र की आपकी समझ को बेहतर बनाने में मददगार साबित होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि कौन से टॉपिक से आप फर्स्ट लेक्चर शुरू करवाना चाहते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स, जो भी आपकी प्रेफरेंस हो कमेंट में लिख दीजिए। अगर कोई सुझाव हो, इम्प्रूवमेंट का आइडिया हो या किसी चैप्टर पे स्पेशल क्लास चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स का हम इंतज़ार कर रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद।